ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड रुआन के साथ होती है, जो कि अभी एक ड्रामा में एक्टिंग कर रही थी और यहाँ पर एक अफेयर सीन शूट हो रहा होता है। तभी यहाँ पर इस ड्रामा का इन्वेस्टर सॉन्ग आ जाता है, जो कि डायरेक्टर से कहने लगता है कि इस सीन में मैं भी एक्टिंग करना चाहता हूँ। और फिर सॉन्ग उस एक्टर को हटाकर रुआन के साथ एक्टिंग करने के नाम पे उसे टच करने लग जाता है। तभी सभी लोग तो ये सब देखकर शॉक होते हैं, पर रुआन यहाँ पर ये सब सहती नहीं है और वो सॉन्ग को ढकेल के जल्दी से खड़ी हो जाती है। फिर ये तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डायरेक्टर से कहता है कि अब इस एक्ट्रेस को काम मत देना। तो डायरेक्टर इसे समझाता है कि मिस्टर सॉन्ग आप इतना गुस्सा मत हो, ये बस एक यंग एक्ट्रेस है और इसे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं। तभी यहाँ पर रुआन की सीनियर लीनू से समझाने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि मिस्टर सॉन्ग हमारे इस ड्रामा के इन्वेस्टर है, इसलिए तुम्हें उनसे झगड़ा नहीं मोल लेना चाहिए, इसी वक्त उनसे माफी मांगो। पर रुआन इसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी। तो लिनी से कहती है कि तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम नहीं माफी मांगोगी तो हम सभी को ये सब सहना पड़ेगा। और जबरदस्ती ये रुआन को नीचे बैठा देती है और फिर रुआन को सॉरी कहना ही पड़ता है। और सॉन्ग तो इससे माफी मंगवाकर बड़ा खुश हो रहा होता है और इसे कहता है कि जोर से बोलो। तो रुआन भी इसे जोर से चिल्ला के सॉरी कहती है। तभी इतने में यहाँ पर सॉन्ग का बड़ा भाई आ जाता है, जो कि इस कंपनी का सीईओ है और हमारे इस ड्रामे का मेन लीड। सॉन्ग इसे देखकर कहने लगता है कि ब्रदर आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो जिनशिंग इसे पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो सॉन्ग कहता है कि कुछ नहीं, बस जो एम्प्लॉइज ठीक से काम नहीं कर रहे मैं उन्हें एडवाइस दे रहा था। तभी रुआन यहाँ से उठकर जाने लगती है और वो जिनशिंग से टकराते हुए यहाँ से चली जाती है। फिर जिनशिंग सॉन्ग से पूछने लगता है कि क्या तुमने ड्रिंक कर रहे हो। तो ये कहता है कि बस थोड़ी सी। फिर जिनशिंग इसे कहता है कि देखो ये प्रोजेक्ट अब स्टॉप हो चुका है, क्योंकि मैं इसमें वोट नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर जिनशिंग यहाँ से जाने लगता है और सॉन्ग उससे मनाते हुए कहने लगता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी जिनशिंग का असिस्टेंट सॉन्ग को रोककर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कह रहा होता है और कहता है कि मिस्टर सॉन्ग अगर आप साइन नहीं करोगे तो आपको और भी ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो सॉन्ग चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और फिर डायरेक्टर और सभी यहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि शूटिंग कैंसिल कर दी गई है। सॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आता है और ये लिन को अपना प्लान बताने लगता है और वो इसे समझाता है कि आज रात तुम्हें कैसे भी करके रुआन और जिनशिंग दोनों को एक होटल रूम में सेट करना होगा और वहाँ पर रिपोर्टर को ले जाकर इन दोनों की फोटोज और न्यूज कैप्चर करनी होगी। जिनशिंग के बारे में न्यूज में ये आना चाहिए कि वो लड़कियों के साथ ऐसे खेलता है और रुआन के बारे में ये न्यूज फैलनी चाहिए कि वो अपनी बॉडी का यूज करके इंडस्ट्री में काम कर रही है। आज इन दोनों ने फिर मुझे गुस्सा दिलाया है और मैं इन लोग से बदला लूंगा। और फिर सॉन्ग बहुत ही खुश हो रहा होता है कि रुआन बहुत ही ज्यादा उड़ रही थी ना, अब देखो ये अपनी इज्जत कैसे बचाती है। फिर लिनी से कहती है कि मैं रुआन को तो अच्छे से हैंडल कर लूंगी, लेकिन मिस्टर जिनशिंग को मैं कैसे वहाँ पे लेकर आऊंगी। तो सॉन्ग इसे बताता है कि जिनशिंग रोज 3 बजे कॉफी शॉप जाता है और उसकी फेवरेट आइस कॉफी है। तो तुम समझ गई होंगी ना तुम्हें क्या करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन रुआन को लेकर कॉफी शॉप गई होती है और यहाँ पर वो 3 आइस कॉफी खरीदती है और 2 में वो ड्रग मिला देती है और जिसमें से एक वो रुआन को दे देती है और कहती है कि देखो अगली बार ऐसे इन्वेस्टर से तुम पंगा मत लेना। तो रुआन से कहती है कि वैसे तुमने 3 ड्रिंक क्यों खरीदी हो। तो ये कहती है कि अरे तुम पियो ना। फिर रुआन कहती है कि मुझे तो उस मिस्टर सॉन्ग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो तो वहाँ पर सभी एम्प्लॉइज की बात थी, नहीं तो मैं उस मिस्टर सॉन्ग से सॉरी कभी ना कहती और उल्टा उसे खूब मारती। तभी यहाँ पर जिनशिंग कॉफी शॉप में आ रहा होता है और लिन की नजर इसी पर होती है, क्योंकि सॉन्ग ने इसे बताया था कि वो 3 बजे यहाँ पर पहुंच जाता है। और फिर जिनशिंग यहाँ पर आकर आइस कॉफी ऑर्डर कर रहा होता है। तभी लिन जल्दी से इसके पास आती है और कहती है कि मिस्टर जिनशिंग क्यों ना आप मेरी तरफ से ये आइस कॉफी ले लो। तो जिनशिंग नहीं ले रहा होता है, कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो लिन कहती है कि अब मैंने इसे खरीद ही ली हूँ तो आप ले ही लो। अब तभी सॉन्ग जिनशिंग से कहने लगती है कि अगर हमारी कंपनी में वो मिस्टर सॉन्ग रहेगा ना तो देख लेना एक दिन हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो जिनशिंग कहता है कि इसमें फिक्र करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सॉन्ग इस कंपनी का सीईओ नहीं है और मैंने तो ऑलरेडी उस सॉन्ग को पनिशमेंट दे चुका हूँ। ऐसा बोलते हुए जिनशिंग कॉफी पीते हुए यहाँ से जा रहा होता है। तभी रुआन चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि वो तो तुम्हारा फैमिली मेंबर है, तो आखिर तुम उसे पनिशमेंट क्यों दोगे। और फिर रुआन जैसी कॉफी पीने के बाद बाहर निकलती है तभी इसे चक्कर आने लगते हैं। तभी लिन तो बहुत ही खुश हो जाती है और इसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें रेस्ट करने के लिए लेके चलती हूँ। दूसरी तरफ हम जिनशिंग को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में बैठकर फाइल ही देख रहा होता है कि तभी इसे चक्कर आने लगते हैं और ये यहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। और तभी यहाँ रूम में सॉन्ग आ जाता है और फिर प्लान के हिसाब से लिन जिनशिंग और रुआन को कार में डाल के उन लोग को होटल लेके जा रही होती है और तभी आसमान में कुछ मैजिकल सा होता है और हम देखते हैं कि जिनशिंग और रुआन की सोल एक्सचेंज हो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब रुआन की नींद खुलती है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है कि वो
जिनचिंग के साथ यहाँ पर बंधी हुई है। फिर ये जल्दी से अपना हाथ खोलती है और आईने में जाकर अपना चेहरा देखकर शॉक हो जाती है कि वो जिनचिंग कैसे बन गई। फिर ये अपने आप को स्लैप मार के चेक करती है कि क्या ये सब सच है, और जब इसका कंफर्म हो जाता है कि ये सच में क्या हो गया तो ये रोने लग जाती है और फिर ये जिनचिंग का गला दबाने लग जाती है। फिर जैसे ही जिनचिंग की नींद खुलती है तो वो भी इसे देखकर शॉक होती है और रुआन इसे पूछती है कि तुम मेरी बॉडी में क्या कर रहे हो। तो जिनचिंग कहता है कि मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरी बॉडी में क्या कर रही हो। फिर रुआन पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो गया है। तो जिनचिंग कहता है कि शायद हम दोनों की सोल एक्सचेंज हो गई है। तभी जल्दी से लिन यहाँ पर पहुंच जाती है और डोर नॉक करने लगती है। फिर रुआन जिनचिंग से पूछने लगती है कि अब हम क्या करेंगे। तो जिनचिंग को यहाँ पर विंडो खुला दिख जाता है तो वो कहता है कि हमें यहाँ से अब भी निकलना होगा। फिर रुआन तो जल्दी से बिल्डिंग से कूद जाती है और जिनचिंग को आवाज देकर कहती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से कूदो। पर जिनचिंग तो डर रहा होता है और कहता है कि मैं यहाँ से नहीं कूदूंगा, देखो ये कितना ऊंचा है। फिर रुआन कहती है कि अरे ये इतना ऊंचा कहाँ है, तुम कूदो मैं तुम्हें कैच कर लूंगी। तो इसके इतना कहने पर जिनचिंग ऊपर से कूद जाता है और रुआन के ऊपर गिरता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर रुआन कहने लगती है कि मेरी कमर अब कितनी ज्यादा दुख रही है। और फिर ये दोनों जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं और लिन जैसी रूम में आती है तो वो ये देखकर काफी शॉक होती है कि रुआन और जिनचिंग दोनों ही कहाँ चले गए। और फिर ये समझ जाती है कि लगता है दोनों विंडो से भाग गए हैं। फिर ये सभी आसपास की जगह उन दोनों को ढूंढने लगती है और तभी से रिपोर्टर का कॉल आता है तो ये उन लोगों को चिल्लाती है कि तुम लोग कहाँ पर गए हो, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर आकर जिनचिंग का वीडियो बनाने के लिए बोली थी। और फिर लिन गुस्से में कॉल कट करके यहाँ से चली जाती है और ये सब रुआन और जिनचिंग जाकर देख रहे होते हैं। और रुआन कहती है कि लगता है तुम्हारी फ्रेंड हमारी दुश्मन बन गई है। अब तभी इतने में जिनचिंग के मोबाइल में कॉल आने लगता है तो रुआन इसे दिखाती है तो जिनचिंग कहता है कि कॉल उठाओ। कॉल पर जिनचिंग का असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस जल्दी से कंपनी पहुंचो, आपको अभी तुरंत ही बोर्ड मीटिंग के लिए जाना होगा। तो जिनचिंग रुआन को इशारा करती है कि वो हाँ बोले कि वो आ रहा है। फिर ये दोनों साथ में कंपनी आ जाते हैं और रुआन इसे कहने लगती है कि देखो मुझे बोर्ड मीटिंग में जाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो बताओ मैं ये चीज कैसे हैंडल करूंगी, अगर मैंने कुछ खराब कर दी तो जिनचिंग इसे समझाता है कि देखो तुम्हें बोर्ड मीटिंग में कुछ करना नहीं है, बस ओल्ड मैन की सारी बातें सुननी होती है। तो रुआन पूछती है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा ओल्ड मैन है। तो जिनचिंग कहता है कि वहाँ पर ओल्ड मैन सिर्फ एक ही रहेगा जो कि एक अंधा भी देखकर पहचान सकता है। फिर जैसे यहाँ पर जिनचिंग का असिस्टेंट आता है तो जिनचिंग इसे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ बिनहाई रोड चलोगे। तो रुआन जो कि अब जिनचिंग की बॉडी में है वो उसके असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि तुम इसकी बात सुनो। फिर रुआन कहीं और ही जा रही होती है तो जिनचिंग कहता है कि बोर्ड मीटिंग उस रूम में है। फिर ये बहुत ही नर्वस होते हुए क्लैप करते हुए चली जाती है और उसे देखकर असिस्टेंट भी क्लैप करने लगता है। तो जिनचिंग इसे चिल्लाता है कि तुम ऐसे फालतू चीजें मत सीखो। और यहाँ रुआन बोर्ड मीटिंग के रूम में आने के बाद बहुत ही नर्वस हो रही होती है और वो वापस जाने लगती है। तभी जिनचिंग के डैडी से आवाज देते हैं और कहते हैं कि जिनचिंग तुम कहाँ जा रहे हो। फिर रुआन यहाँ पर आकर बैठ जाती है और जिनचिंग के डैड सभी को बताने लगते हैं कि मैंने यहाँ पर आप सभी को प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया हूँ। तभी यहाँ पर सॉन्ग अपने प्रोजेक्ट के बारे में कहने लगता है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे प्रोजेक्ट का अवार्ड जरूर मिलेगा। तभी रुआन हंसने लगती है और कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारा प्रोजेक्ट शूट भी हो पाएगा, तो अवार्ड कहाँ से मिलेगा। तभी यहाँ पर सॉन्गी से पूछने लगते हैं कि अभी तुम कहाँ पर थे, कहीं उस एक्ट्रेस के साथ तो नहीं थे। ये सुनकर रुआन शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, हाँ, और जो भी तुम कह रहे हो उस बात का तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। फिर इन दोनों के डैड कहते हैं कि अच्छा तुम लोग झगड़ा मत करो, और वो जिनचिंग से पूछते हैं कि तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हो। तो रुआन कहती है कि ये प्रोजेक्ट तो सही है लेकिन आप इसे हैंडल करने के लिए मत दो। तो जिनचिंग के डैड रुआन से पूछने लगते हैं कि वैसे मैंने जो तुम्हें बाई फैमिली की डॉटर से मिलने के लिए कहा था उसका क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर कहने लगता है कि बॉस आज आपको मिस बाई के साथ रात में डेट पर जाना है। फिर रुआन कहता है कि देखा मैं ऑलरेडी जाने वाला था। फिर इसके बाद रुआन जिनचिंग की ब्लाइंड डेट मिस बाई से मिलने के लिए रेस्टोरेंट गई होती है और यहाँ पर बाई से पूछती है कि अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो और अपने एल्डर्स को बता सकते हो। तो रुआन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, लेकिन क्या तुम्हें हो रहा है। तो बाई कहती है कि मैं कर ही क्या सकती हूँ, हम जैसे लोग अपनी खुद की शादी का डिसीजन भी नहीं ले सकते, लेकिन हाँ मैं उन गुड गर्ल में से भी नहीं हूँ जो अपनी पसंद के बिना शादी कर ले। तो रुआन से कहती है कि फिर तो तुम्हें अपने पेरेंट्स की सुननी नहीं चाहिए। फिर बाई से कहती है कि वैसे तो तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, लेकिन अभी मैं बिजी हूँ इसलिए मैं तुमसे नेक्स्ट डेट में मिलूंगी। ऐसा बोलकर बाई यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनचिंग रुआन के आने का वेट कर रहा होता है और फिर जैसे ही रुआन यहाँ पर आती है तो वो जल्दी से पहले आसपास चेक करने के बाद जिनचिंग को टच करते हुए अपनी बॉडी चेक कर रही होती है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आ गई।
और फिर रुआन जिनशिंग से कहती है कि तुमने इनर ठीक से नहीं पहने हो, और फिर वो इसे पकड़ कर इसका कपड़ा सही करने लगती है। तभी जिनशिंग इसे दूर कर रहा होता है, पर ये कहती है कि अरे मेरी बॉडी है तो मैं ही एडजस्ट करूंगी ना। तभी जिनशिंग का असिस्टेंट इन दोनों को देख लेता है और इशारे करता है कि वो लोग बहुत ही अच्छे जम रहे, और वो कहने लगता है कि बॉस मैं बस अपना बैग लेने आया था और मैंने कुछ भी नहीं देखा, तो आप लोग कंटिन्यू रखो। ऐसा बोलकर वो जल्दी से यहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ पर रुआन जिनशिंग से कहती है कि अब मैंने अपना कपड़ा सही कर लिया। फिर जिनशिंग से कहता है कि अब हमें सोल एक्सचेंज के बारे में बात करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि रुआन पूरे घर में इधर उधर घूमते हुए पानी छिड़क रही होती है। तो जिनशिंग इसकी हरकतें से इरिटेट होकर कहता है कि क्या तुम मेरी बॉडी का यूज करके ये सारी हरकतें करना बंद करोगी, पर ये मान नहीं रही होती है। पर फिर जिनशिंग इसे गुस्से में बैठने के लिए कहता है और कहता है कि अब हमें सोचना होगा कि हम दोनों वापस से चेंज कैसे होंगे। तो रुआनी से बताने लगती है कि मैंने हमेशा ड्रामास वगैरह में देखी थी कि हीरो हीरोइन की सोल एक्सचेंज तभी होती थी जब कॉमेट गिरता था या फिर उन लोगों के ऊपर बिजली गिर जाती थी। तो जिनशिंग कहता है कि आज वेदर तो इतना अच्छा है और कॉमेट से तो ये सब हो ही नहीं सकता, और रही बात कर्ज की, तो क्या तुमने किसी से दुश्मनी ली हो। तो रुआन कहती है कि आखिर मैं क्यों किसी से दुश्मनी लूंगी, मुझे तो लगता है कि दुश्मनी तो तुमने ली होगी। फिर रुआन कहती है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो जिनशिंग कहता है कि आखिर हम हॉस्पिटल जाकर किस डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो रुआन कहती है कि फिर तो ये तुम सोचो ना कि हम क्या करें। तभी यहाँ पर टीवी में किसिंग सीन चल रहा होता है और ये देखकर रुआन कहती है कि अरे हाँ मुझे याद आया, कोरियन ड्रामास में मैंने हमेशा देखी हूँ कि जब हीरो हीरोइन की सोल एक्सचेंज हो जाया करती थी तो वो लोग वापस चेंज होने के लिए किस करते थे। ये सुनते के साथ ही जिनशिंग तुरंत ही रुआन को किस कर लेता है, और फिर रुआन तो जल्दी से उठ के यहाँ से दूर हो जाती है और जिनशिंग से कहता है कि कुछ हुआ ही नहीं। और रुआनी से कहने लगती है कि आखिर तुमने मुझे अचानक से किस क्यों किया, पहले बताना तो चाहिए था। फिर जिनशिंग कहता है कि अभी मेरे पास एक आइडिया है, चलो हम शादी कर लेते हैं। तो रुआनी से कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मेरी फैमिली तो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट और क्लीन है और तुम्हारी फैमिली तो बस एक मैस है। फिर जिनशिंग कहता है कि फिर तो तुम ही मुझे बता दो इनोसेंट फैमिली की गुड गर्ल, कि हम दोनों ऐसा क्या करें कि एक दूसरे के क्लोज रह सके, वो भी लीगली। क्योंकि तुम ही सोचो, तुम एक सेलिब्रिटी हो और अगर किसी ने भी हम दोनों को साथ देख लिया तो वो तो जल्दी से तुम्हारी फोटोज लेकर तुम्हें न्यूज में डाल देगा। तो रुआन कहते हैं कि ठीक है मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अभी हम इस चीज को पब्लिक नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं चाहूंगी, और हाँ हम दोनों अलग अलग सेपरेट रूम में सोएंगे। ऐसा बोलकर वो जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है और फिर नेक्स्ट डे ये दोनों कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और जिनशिंग इसे समझाता है कि देखो तुम्हें मेरे नाम की साइन करने की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। तो रुआन कहती है कि अरे मैंने कितनी बार अच्छे से प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, अब से तुम मेरे लिए कंपनी में जाके काम करोगी, और हाँ ध्यान रखना कि कोई भी गलती नहीं करना। तो रुआनी से कहती है कि तुमने मुझे क्या समझा हुआ है, मैं एक एक्ट्रेस हूँ तो क्या मेरे लिए एक्टिंग करना मुश्किल रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। पर तुम सोचो कि तुम क्या करोगे जब तुम्हें मेरी एक्ट्रेस वाली जॉब मिलेगी, तो क्या तुम हैंडल कर पाओगे। तभी इतने में जिनशिंग को रुआन के असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताती है कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रोल मिला है जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो जिनशिंग कहता है कि तुम मुझे टाइम और जगह बता दो, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। फिर रुआनी से इस बारे में पूछती होती है कि क्या रोल मिला है। तो जिनशिंग इसे पढ़ के बताता है कि एक फीमेल सीईओ बनने की एक्टिंग करनी है और मोटरसाइकिल भी चलाने आना चाहिए। तो रुआनी सुनकर कहती है कि मुझे तो मोटरसाइकिल चलाना ही नहीं आता। तो जिनशिंग कहता है कि तुम्हें नहीं आता तो क्या हुआ, मुझे तो आता है। तो अब तुम्हारा काम है कि तुम इस फोल्डर को कंपनी लेकर जाओ और मैंने सारी चीजें मार्क कर दिया हूँ कि तुम्हें क्या करना होगा। ऐसा बोलकर जिनशिंग रुआन का काम करने के लिए चला जाता है। और वो जैसे ही यहाँ रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो देखते हैं कि लेनी यहाँ पर सॉन्ग और किसी और इन्वेस्टर के साथ बैठी होती है, और वो रुआन को देखकर इससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जिनशिंग कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर इनविटेशन मिला है इंटरव्यू का, तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं आऊंगी। तो ये कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो, तुम्हें पता है ना तुमने मिस्टर सॉन्ग से दुश्मनी ले ली हो, इसलिए जल्दी से यहाँ से चली जाओ। पर जिनशिंग इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और जल्दी से यहाँ पर आकर बैठ जाता है और इन डायरेक्टर से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तब यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग रुआन की बेइज्जती करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो रही है मेरे साथ बैठकर यहाँ पर इंटरव्यू देने की। तो जिनशिंग कहता है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम यहाँ से उठ के जा सकते हो। तभी लेनी से कहती है कि आखिर तुम फिर से मिस्टर सॉन्ग से कैसे बात कर रही हो, अभी उनसे माफी मांगो। तो जिनशिंग कहता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, और वैसे भी ये चीज पहले ही डिसाइडेड हो चुकी है ना कि ये रोल मुझे मिलेगा। तो डायरेक्टर कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। पर तभी मिस्टर सॉन्ग कहने लगता है कि डायरेक्टर मैंने इस प्रोजेक्ट में पूरे 30 मिलियन इन्वेस्ट करा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस रुआन को अपने प्रोजेक्ट में से निकाल दो।
तो जिनशिंग इसे कहने लगा है कि इतने रिच फैमिली के होने के बाद तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 30 मिलियन है। देखो, जब तुम इस प्रोजेक्ट को बिजनेस वे में सॉल्व करना चाहते हो तो मैं भी ऐसे ही करूंगी। तो सॉन्ग इसे पूछता है कि रुआन, तुम बताओ कि तुम्हारे पास कितने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। फिर जिनशिंग रुआन को एक डॉक्यूमेंट निकाल कर उसे साइन करने के लिए कहता है। तो रुआन डॉक्यूमेंट ढूंढती है और उससे कहती है कि आखिर इतने सारे फाइल क्यों साइन करनी है। तो जिनशिंग कहता है कि तुम चुपचाप साइन करो और फालतू बकवास मत करो। और फिर कॉल रखने के बाद जिनशिंग वापस आके बैठ जाता है और कहता है कि अगर मिस्टर सॉन्ग इस प्रोजेक्ट के लिए 30 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं पूरे 100 मिलियन इन्वेस्ट करूंगी। ये सुनकर सॉन्ग और लिन दोनों ही हंसने लगते हैं और इसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पास 1 मिलियन आएंगे कहाँ से। पर जिनशिंग तो इसकी बकवासों पर ध्यान नहीं देता और ये डायरेक्टर से डील करने लगता है कि का कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। तो डायरेक्टर से कॉन्ट्रैक्ट दे देता है तो जिनशिंग इस पे साइन कर देता है और फिर डायरेक्टर खुश होकर बताने लगता है कि सच में 100 मिलियन आ चुके हैं और फिर ये रुआन को थैंक यू कहने लग जाता है। तो ये सब देखकर सॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आता है और ये डायरेक्टर से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि ये सब मूवी प्रोडक्शन के मामले में हमारी फैमिली का ही जोर चलता है, तो तुम ही सोच लेना कि क्या तुम मेरी फैमिली से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो। तो जिनशिंग इससे पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या यहाँ पर तुम्हारा डिसीजन मायने रखेगा। तो सॉन्ग कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं बहुत ही रिच फैमिली से हूँ। पर फिर जिनशिंग यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग चालू करने की एक्टिंग करता है और कहता है कि मैंने मिस्टर जिनशिंग को बता दी हूँ और उन्होंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो तुम अब समझ गए होंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो अगर तुम खुद चले जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर छोड़ने चलती हूँ। पर फिर सॉन्ग गुस्से में उठकर खुद ही चला जाता है और फिर जिनशिंग डायरेक्टर से पूछता है कि क्या अब हम इंटरव्यू स्टार्ट करें। तो डायरेक्टर इसे बाइक की चाबी देते हुए कहने लगता है कि मिस रुआन, आपको तो पता ही होगा कि आपको क्या रोल प्ले करने हैं। तो जिनशिंग कहता है कि हाँ, मुझे पता है, सेकंड फीमेल लीड का। तो डायरेक्टर पूछता है कि जब आप इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही हो तो आखिर आप मेन फीमेल लीड क्यों नहीं बनना चाहती। तो जिनशिंग कहता है कि इन्वेस्टमेंट होती है और काम काम होता है। ऐसा बोलकर वो चाबी लेकर बाइक चलाने के लिए जा रहा होता है। तो लिनी से कहती है कि क्या तुम सच में बाइक चला लोगी। तो जिनशिंग कहता है कि मैं तुमसे तो अच्छा ही चला लूंगी। फिर इसके बाद जिनशिंग डायरेक्टर को बाइक राइड करके दिखाता है और उसके बाद एटीट्यूड में यहाँ से जाने लगता है कि अब मेरा काम हो गया है ना। तभी इतने में रुआनी से कॉल करती है और कहती है कि क्या तुम अपने इंटरव्यू में पास हो गए। तो जिनशिंग कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता। तो रुआन पूछती है कि अरे ये तो बताओ कि डायरेक्टर ने क्या कहा। तभी इतने में डायरेक्टर जिनशिंग से कहने लगता है कि अब ये रोल तुम्हारा है क्योंकि तुमने ये इंटरव्यू पास कर लियो। ये सुनते के साथ ही रुआन खुशी के मारे कॉल पर चिल्लाने लग जाती है और फिर जिनशिंग डायरेक्टर को थैंक यू बोलकर रुआन से कॉल पे कहता है कि तुम थोड़ा स्लो चिल्लाओगी। फिर इसके बाद जिनशिंग जब घर पहुंचता है तो रुआन इसका वेलकम करती है और वो बताती है कि उसने उसके लिए डिनर रेडी करके रखी हुई है और क्योंकि वो बहुत ही खुश होती है कि उसने उसका इंटरव्यू पास कर दिया, वो उसकी तारीफ करती है कि तुमने बहुत ही मेहनत करी। तभी जिनशिंग से पूछता है कि तुमने मेरी कंपनी में अच्छे से काम करी या नहीं। तो रुआन सोचने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि आज जब वो जिनशिंग की कंपनी गई थी तभी सारे एम्प्लॉयज ने एक एक करके अपनी अपनी फाइल सबमिट करे थे और ये सब असिस्टेंट ने रुआन को लाकर दे दिया था उन पर साइन करने के लिए और बेचारे की पूरा दिन काम करके हालत ही खराब हो गई। अब इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और रुआन जिनशिंग को बता रही होती है कि वो सारे डॉक्यूमेंट कितने ज्यादा मुश्किल थे, मैं तो पूरे कर ही नहीं पाई और थोड़े बहुत घर पे भी ले आई हूँ और मुझे तो नहीं लगता कि मैं एक प्रेसिडेंट बनने के लायक हूँ। पर तभी यहाँ पर जिनशिंग तो अपना काम शुरू कर देता है उन डॉक्यूमेंट को चेक करके उन पे साइन करने का और वो इन डॉक्यूमेंट को चेक करके रुआन से कहता है कि ये सब प्रोजेक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, तुम कल कंपनी जाकर उन लोगों को ये प्रोजेक्ट वापस से करने का कहना, मुझे कल ऑफिस की छुट्टी होने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट चाहिए। रुआन कहती है कि अगर कल छुट्टी होने से पहले ये सब कंप्लीट नहीं हुए तो मैं क्या करूंगी। तो जिनशिंग कहता है कि ऑफ कोर्स ओवर टाइम करना होगा, आखिर मेरी कंपनी में मैंने तुम्हें ज्यादा सैलरी देकर ऐसे फ्री में थोड़ी ना रखा हूँ। फिर रुआन जिनशिंग से पूछने लगती है कि तुम्हें मेरा आज का काम कैसा लगा। तो जिनशिंग कहता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है। तो ये कहती है कि लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बैड न्यूज है। फिर वो इसे न्यूज दिखाती है तो ये कहता है कि देखो, तुम इन सब के बारे में मत सोचो, तुम्हें लोगों के ओपिनियन के बारे में इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो रुआन कहती है कि मुझे तो कभी भी लोगों का ओपिनियन मैटर करता ही नहीं है, वो तो बस हम दोनों की सिचुएशन जो हो गई है उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि तुम ये चीज हैंडल नहीं कर पाओगे। और वैसे मैं अभी बहुत ही खुश हूँ कि अभी जो मुझे एक्टिंग वाला रोल मिला है उसके लिए तुम ज्यादा परफेक्ट हो, क्योंकि तुम्हारा तो नेचुरली पूरा दिन कोल्ड फेस बना रहता है और इस बार जो तुम्हें फीमेल सीईओ का रोल मिला है उसे भी कोल्ड रहना है, तो मुझे यकीन है कि तुम इसमें परफेक्टली एक्टिंग कर लोगे। फिर जिनशिंग कहता है कि अच्छा ठीक है, मेरी तारीफें करना बंद करो, वैसे तुम्हें बता दूं कि आज तुम्हारे मोबाइल में किसी यू नाम के बंदे का मैसेज आया था और उसने तुम्हें घर के रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया है। फिर रुआन जल्दी से टाइम देखती है और जिनशिंग से कहती है कि अब तुम्हें मेरे घर जाना चाहिए क्योंकि टाइम हो गया है
काफी टाइम से मैंने अपनी सिस्टर को नहीं देखी हूँ, तो मुझे उसकी काफी फिक्र हो रही है। तो तुम मेरी हेल्प करो, मेरे घर जाकर मेरी सिस्टर से मिल कर आओ। फिर इसके बाद जिंगशिंग रुआन के घर पे पहुंच जाता है और तभी रुआनी से कॉल करके किसी प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रही होती है। तो जिंगशिंग कहता है कि वो प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उसी पे हमारा फ्यूचर डिपेंड है। ऐसा बोलते हुए जिंगशिंग पूरा घर देख ही रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर रुआन की छोटी सिस्टर आकर इसे हक कर लेती है और तभी जिंगशिंग जल्दी से कॉल कट कर देता है। और यहाँ पर रुआन की सिस्टर जिंगशिंग से कहने लगती है कि सिस्टर मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस की। और वो कहती है कि रुको, मैं आपको अपनी नई फ्रेंड से मिलवाती हूँ। और फिर रुआन की सिस्टर इसे अपना नया पेट दिखाने लगती है जो कि एक इंसेक्ट होता है। फिर जिंगशिंग इसे देखकर खुश होता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा नया फ्रेंड अच्छा लगा। तो इसका ऐसा बिहेवियर देखकर रुआन की सिस्टर कहती है कि आप मेरी सिस्टर हो ही नहीं। तभी इतने में यहाँ पर रुआन के अंकल आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा, तो रुआन घर पे आइए, तो चलो मैं तुम दोनों के लिए नूडल्स बनाता हूँ। तभी यहाँ पर जिंगशिंग रुआन की सिस्टर से पूछता है कि अगर मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ तो कौन हूँ। तो रुआन की सिस्टर कहने लगती है कि तुम जरूर कोई और हो। तभी जिंगशिंग इसे मनाने के लिए इसे कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आई हूँ। तो ये तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि सिस्टर रुआन, आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। तभी यहाँ पर अंकल नूडल्स लेकर आ जाते हैं और ये जिंगशिंग को घर के रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं, जिस पर वो तुरंत ही साइन कर देता है। फिर यहाँ पर जिंगशिंग रुआन का घर देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है और दूसरी तरफ वहाँ पर रुआन जिंगशिंग की कंपनी में सारे डॉक्यूमेंट्स के बीच में घिरी हुई होती है और वो बेचारी सारे डॉक्यूमेंट को पढ़ पढ़ के काफी परेशान होती है क्योंकि उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो यहाँ पर जिंगशिंग को कॉल करके कहती है कि मैंने जो अभी तुम्हें डॉक्यूमेंट भेजी, क्या तुमने उसे देखे। तो जिंगशिंग कहता है कि मैंने देख लिया। फिर रुआन पूछने लगती है कि अभी जल्दी मुझे मीटिंग के लिए जाना होगा, तो क्या तुम मुझे कुछ चीज़ों का मीनिंग बता दोगे ताकि मैं मीटिंग अच्छे से अटेंड कर पाऊँ। फिर रुआन तो रोने लग जाती है और कहती है कि आखिर तुम सीईओ लोगों को कितना ज़्यादा काम होता है और इतनी सारी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है। तो जिंगशिंग कहता है कि जाने दो, मीटिंग अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम सारे एम्प्लॉय से बोलो कि आज छुट्टी होने से पहले मुझे ये प्लान पूरा कंप्लीट चाहिए। तो रुआन कहती है कि ये तुम्हारे लिए ज्यादा कोल्ड नहीं होगा कि तुम अपने सारे एम्प्लॉयज को कह रहे हो कि वो बेचारे ये प्लान दोबारा से बनाए, वो भी आज ही में। तो जिंगशिंग कहता है कि मैंने फालतू लोगों को अपनी कंपनी में हायर नहीं किया हूँ और तुम उन लोगों से कह दो कि मुझे 9 बजे तक प्रोजेक्ट प्लान पूरा कंप्लीट चाहिए। ये बोलकर वो तुरंत ही गुस्से में कॉल कट कर देता है और तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर रुआन से पूछने लगता है कि बॉस, सारे डायरेक्टर्स मीटिंग के लिए पहुंच गए हैं, तो हमें भी वहाँ पर चलना चाहिए। तो रुआन हंसते हुए कहने लग जाती है कि क्या सब वहाँ पर पहुंच गए, तो फिर अब उन लोगों से कह दो कि मैं मीटिंग कैंसिल कर रहा हूँ और ये भी कि सभी लोग को प्रोजेक्ट का प्लान आज ही पूरा करना होगा और तुम सभी का इतना मेहनत करने के लिए थैंक यू। ये सुनने के बाद असिस्टेंट शॉक होता है और पूछता है कि बॉस, अभी आपने क्या कहा। तो रुआन कहती है कि यही कि सारे प्रोजेक्ट को वापस से करने बोलो। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस ये नहीं, अभी आपने लास्ट में क्या बोला। तो रुआन कहती है कि थैंक यू इतनी मेहनत करने के लिए। तो असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बॉस, क्या आप मुझे थैंक यू बोल रहे हो। तो रुआन कहती है कि हाँ, तुम लोग प्रोजेक्ट को वापस करने जा रहे हो तो मैं थैंक यू ही बोलूंगा। फिर असिस्टेंट तो इतना खुश हो जाता है कि हंसने लगता है और कहता है कि बॉस, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आज ये टास्क पूरा कंप्लीट होके रहेगा। तभी इतने में ऑफिस में यहाँ बाई आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुम तो कितने ज्यादा हार्ड वर्किंग हो। तभी असिस्टेंट बाई से कहता है कि मेरे बॉस अभी काम में काफी ज्यादा बिजी है और उनके पास टाइम नहीं है आपको एंटरटेन करने का। तो ये कहती है कि मुझे कोई एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। फिर रुआनी से कहने लगती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे काम के बीच में नहीं आओगी। तो बाई कहने लगती है कि तुम मुझसे मिलने नहीं आए, इसलिए मैं यहाँ पर खुद ही आ गई तुमसे मिलने। और देखो, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो बस हमारी कंपनी की वजह से आई हूँ। हम दोनों की कंपनी के बीच में बिजनेस डील हो रही है, तो सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हें डिनर और टी का पूछती हूँ। और फिर बाई कहती है कि वैसे तुम्हारा ये ऑफिस बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, मुझे तुम्हारी ये चॉइसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। रुआन तो कहने लगती है कि मिस बाई, तुम एकदम सही कह रही हो, तुम्हारी और मेरी चॉइस एकदम सेम है। मैंने भी ये ऑफिस कभी ध्यान से नहीं देखा और यहाँ की जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। और असिस्टेंट यहाँ पर रुआन का ऐसा बिहेवियर देखकर शॉक होता है। तभी बाई से कहती है कि मुझे अब पता चला कि तुम तो कितना बोलते हो, तो क्या तुम अब नेक्स्ट वीक फ्री हो, हम डेट पर चल सकते हैं। फिर रुआन सोचने लग जाती है तो असिस्टेंट जल्दी से शेड्यूल चेक करके बताता है कि हाँ बॉस, आप वीकेंड पर फ्री हो। तो बाई कहती है कि ठीक है, फिर अब हम वीकेंड पर मिलेंगे और मुझे उम्मीद है कि तुम टाइम पर पहुंचोगे। फिर रुआनी से अच्छे से गुड बाय कर रही होती है और असिस्टेंट इसकी सारी हरकतें देखकर कहने लगता है कि बॉस, आखिर आप ऐसे प्ले बॉय कैसे बन गए, आपके पास तो अब पहले से ही पार्टनर है ना।
ऐसा बोलकर असिस्टेंट बाहर चला जाता है। फिर इसके बाद ऑफिस की छुट्टी हो जाती है और रुआन घर आने के बाद जिंगशी को मास्क लगाया हुआ देखकर जल्दी से उसका मास्क उतारती है और उसे पूछती है कि आखिर तुमने कितनी देर से मेरे फेस के ऊपर मास्क लगा के रखे हो। और फिर रुआन जिंगशी को बताने लगती है कि वैसे आज एक ब्यूटीफुल सी लड़की तुमसे कंपनी में मिलने आई हुई थी। तो जिंगशी कहता है कि वो जरूर बाई होगी ना, मुझे असिस्टेंट ने इस बारे में बताया था। तुम फिक्र मत करो, मैं बाई से एक अलग मोबाइल फोन से बातें करता हूँ। तो रुआन कहती है कि ठीक है, फिर ये तो अच्छी बात है कि मुझे तुम्हें इस बारे में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और फिर रुआन जिंगशी से भाई के बारे में पूछ रहा होता है कि वैसे वो तुम्हें कैसी लगती है, पर ये तो काम में काफी ज्यादा ध्यान लगाया होता है और कहता है कि वो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो रुआन कहती है कि बस इतना सा ही, तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हो। फिर जिंगशी से बताने लगता है कि वैसे कोई चैन नाम का बंदा तुमसे मिलने आया हुआ था और उसने तुम्हें टीचर की अप्रिसिएशन पार्टी में इन्वाइट किया है। ये सुनते के साथ ही रुआन कहने लगती है कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। तो जिंगशी तुरंत ही चैन को मैसेज कर देता है कि ठीक है, तुम्हें नहीं जाना है ना, तो मैं मैसेज कर देता हूँ। तो रुआन कहती है कि अरे तुम्हें ये मैसेज करने की जरूरत नहीं थी कि मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो जिंगशी कहता है कि अगर तुम ये बताओगी नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुम नहीं जाना चाहती हो। तो रुआन बताती है कि एक्चुअली मेरी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती हूँ। फिर जिंगशी इसे न्यूज दिखाती है कि इसके बारे में स्कैंडल फैला हुआ है। तो रुआन तो ये देखकर खुश हो जाती है कि मैं हॉट सर्चेस में आ चुकी हूँ। जिंगशी पूछता है कि अगर तुम्हारी फैमिली ने ये न्यूज़ देख ली है तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रुआन कहती है कि अरे वो लोग ये न्यूज़ नहीं देखेंगे और वैसे भी ये तो फेक है, लेकिन देखो अब हम दोनों मैरिड हैं तो मुझे तो लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर भी ये सब न्यूज़ फैलेगी। ये सुनते के साथ ही जिंगशी कहता है कि फिर तो मैं ये सब नहीं सहूंगा, मैं उन सारे लोगों के ऊपर केस करूंगा जो हमारे बारे में स्कैंडल फैला रहे। फिर इसके बाद रुआन खाना रेडी करती है पर वो जिंगशी को सिर्फ वेजिटेबल खाने दे रही होती है और खुद मजे में अच्छा अच्छा खाना खा रही होती है। ये देखकर जिंगशी इसे कहता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो रुआनी से समझाती है कि देखो अब तुम एक एक्ट्रेस हो और तुम्हें मेरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए यही खाना पड़ेगा और मुझे ये सारी चीजें और मुझे ये बाकी की डिशेस खाने दो क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद इतना अच्छा खाना खा रही हूँ। फिर बेचारा जिंगशी जबरदस्ती ये उबली हुई वेजिटेबल्स खा रहा होता है और रुआन से कहता है कि अब ये सब खाने के बाद एक्सरसाइज भी कर लेना, नहीं तो तुम मेरी हेल्थ खराब कर दोगी। तभी रुआनी से कहती है कि वैसे कल मेरी सिस्टर का बर्थडे है तो तुम मेरी तरफ से घर जाकर मेरी सिस्टर को बर्थडे गिफ्ट दे देना। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिंगशी फिर से रुआन के घर आ जाता है और यहाँ पर वो देखता है कि जिंगशी की एक्टिंग से रिलेटेड सारी बुक्स वगैरह रखी होती है। फिर ये उसका टॉय भी उठाने लगता है तो इसकी सिस्टर इसे रोकती है और कहती है कि उन्हें टच मत करो। तो जिंगशी पूछता है कि ये सब मेरा सामान है तो मैं क्यों नहीं टच कर सकती। तो ये कहती है कि क्योंकि सिस्टर आप हमेशा अपनी सारी चीजों को देखकर रोया करती हो। तो जिंगशी कहता है कि फिर क्या मैं आज इन सारी चीजों को देखकर रोते हुए दिख रही हूँ। तो यो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, आखिर ऐसा क्यों, आप तो हमेशा रोती थी। तो जिंगशी कहता है कि वो इसलिए क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए आज तो मैं नहीं रोऊंगी। तो चलो अब मैं तुम्हारा गिफ्ट खरीदने चलती हूँ। और फिर उसके बाद जिंगशी सॉन्ग की सिस्टर को लेकर रेस्टोरेंट आ जाता है और उसे कहता है कि तुम क्या खाना चाहोगी। तो ये कहती है कि मैं हर फ्लेवर की आइसक्रीम खाऊंगी। अब तभी यहाँ पर सॉन्ग आ जाता है और वो इसे देखकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जिंगशी कहता है कि तो मुझे कहना चाहिए कि तुम इतने रिच फैमिली से होकर यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सॉन्ग इसके गाल पकड़ लेता है तो जिंगशी इसे मारती है। फिर सॉन्ग भी इस पर हाथ उठाने जा रहा होता है, तभी यहाँ पर रुआन की सिस्टर हेल्प करती है इसे दूर करने में और दोनों ही झगड़ा करने लग जाते हैं। और जिंगशी कहता है कि रुको मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। पर तभी सॉन्ग स्टाफ को आवाज देकर रुआन के खिलाफ रिपोर्ट करने का कहता है। तो स्टाफ तो इसी चिल्लाता है कि सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है कि मिस्टर सॉन्ग सब आपकी गलती थी। तो सॉन्ग कहता है कि मैं किसी भी चीज से नहीं डरता हूँ और वैसे भी ये एक सेलिब्रिटी है और अगर इसके बारे में न्यूज फैलेगी ना तो इसी का खराब होगा। और सॉन्ग रुआन से कहता है कि वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे स्कैंडल फैलाने वाला भी मैं ही हूँ। तो जिंगशी कहती है कि अच्छा रुको, मैं अभी तुम्हारे खिलाफ केस करती हूँ। तो सॉन्ग कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। तभी यहाँ पर जिंगशी रुआन को कॉल करके उसे सॉन्ग को चिल्लाने का कहता है। फिर सॉन्ग तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और रुआन से कहता है कि आखिर मेरा भाई तुम्हारी हेल्प क्यों कर रहा है। और फिर जिंगशी से कुछ नहीं कहता और रुआन की सिस्टर को लेकर बाहर आ जाता है। यहाँ पर सिस्टर जिंगशी से कहने लगती है कि सिस्टर वैसे आपने मेरी तारीफ क्यों नहीं की। तो जिंगशी कहता है कि हाँ तुमने मुझे प्रोटेक्ट करी उसके लिए थैंक यू, लेकिन अगली बार ऐसे खतरनाक सिचुएशन में तुम आगे मत आना। तभी इतने में जिंगशी को रुआन की कंपनी से कॉल आता है कि उसे तुरंत ही काम के लिए जाना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुआन जिंगशी के ऑफिस में बैठकर सो रही होती है और तभी असिस्टेंट यहाँ पर आकर इससे पूछने लगता है कि बॉस मिस्टर सॉन्ग का क्या करना है, उन्होंने आपकी मिस रुआन को रेस्टोरेंट में हैरेस करने की कोशिश किया है। ये सुनकर रुआन परेशान होने लगती है कि ये तुम क्या कह रहे हो।
फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप ये मैटर मुझ पे छोड़ दो, आपने कहा था ना कि मैं मिस रुआन को हमारा मेन प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लूं। तो रुआन इसे कहती है कि आखिर मैंने ऐसा कब बोला। तो ये कहता है कि कल रात ही आपने मुझे मैसेज किया था। फिर जाके रुआन को समझ आता है कि अच्छा तो जिंगशी ने इसे मैसेज किया होगा। असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं समझ गया, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। और यहाँ हम देखते हैं कि लिन रुआन को उसके रोल से निकाल रही होती है। तभी उसकी असिस्टेंट साइड लेते हुए कहती है कि ये रोल हमारी रुआन का है, क्योंकि उसने तो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट भी करी है, तो आखिर वो तो इसमें हीरोइन बन सकती है। तभी यहाँ पर जिंगशी कहता है कि ये रोल मैंने खुद अर्न की हूँ, तो आखिर तुम मुझे कैसे निकाल सकती हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे ये रोल छीनना चाहती हो। तो लिन इसे कहती है कि सेकंड फीमेल लीड का रोल हमेशा से ही मेरा था और तुमने इसे मुझसे छीनी हो, और मुझे पता है कि पता नहीं तुम किसके साथ सो गई थी जिसकी वजह से तुम्हें ये 100 मिलियन मिले हैं। तो जिंगशी इसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास मेरे खिलाफ एविडेंस नहीं है तो मेरे बारे में कुछ भी बातें मत करो। तभी लिन इसे धमकी देने लगती है कि अगर वो इससे लड़ने की कोशिश करेगी तो वो इसके खिलाफ और भी स्कैंडल्स फैला देगी। तो जिंगशी कहता है कि अब जाके मुझे पता चल रहा है कि मेरे खिलाफ सारे स्कैंडल्स फैलाने वाली तुम ही थी। तो लिन कहती है कि तो क्या, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती हो, और वैसे ये रोल तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंपनी का डिसीजन है, मेरा नहीं। अब तभी यहाँ पर जिंगशी का असिस्टेंट आकर रुआन को बताने लगता है कि कंपनी की तरफ से कंपनी का सबसे मेन प्रोजेक्ट उसे साइन करने के लिए मिला है। फिर रुआन की असिस्टेंट तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जिंगशी से कहता है कि अब से तुम मेरी एजेंट रहोगी। तभी लिन फिर भी रुआन की बुराई करने लगती है और कहती है कि तुमने हमारे बॉस मिस्टर जिंगशी को फंसाई हुई है और सिर्फ उन्हीं के दम पे तुम ये सब प्रोजेक्ट जीत पा रही हो। तो जिंगशी कहता है कि मैंने अपने मेहनत पे ये सब जीती हूँ, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। ऐसा बोलकर जिंगशी यहाँ से चला जाता है, पर लिन को तो बहुत ही गुस्सा आती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन जिंगशी से मिलने जाती है, पर हमें पता है कि वो जिंगशी नहीं बल्कि रुआन है। और यहाँ पर ये इसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और कहती है कि आखिर उस रुआन में ऐसा है क्या जो बॉस आप कंपनी के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट उसे दे रहे हो, जो वो आपको दे सकती है असल में मैं भी दे सकती हूँ। ऐसा बोलकर लिन इसके जेब में अपने होटल रूम का कार्ड डाल देती है और कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी, और फिर वो इसे फ्लाइंग किस देते हुए चली जाती है। पर फिर रुआन इसका कार्ड तो यहीं पर ही फेंक कर चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिंगशी जैसे ही घर आता है तो रुआन जल्दी से इसे बताने लगती है कि क्या तुम्हें पता है आज वो लिन मेरे पास कितना चिपक रही थी। और फिर रुआन अपनी बॉडी के ऊपर निशान देखकर जिंगशी से पूछती है कि आखिर मेरी ये बॉडी के ऊपर निशान कैसे आई, और ऐसा बोलकर वो जल्दी से इसे मेडिसिन लगाने लग जाती है। फिर जिंगशी से बताता है कि ये सब सॉन्ग की वजह से हुआ है। फिर रुआन जिंगशी से पूछने लगती है कि वैसे तुमने अपनी कंपनी के फेमस प्रोजेक्ट मुझे क्यों दे दिए। तो जिंगशी कहता है कि वो प्रोजेक्ट तुम्हें सूट करते हैं, और वैसे अभी एक नहीं बल्कि और भी सारे प्रोजेक्ट मैं तुम्हें दूंगा, और मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम ये डिजर्व करती हो। तो रुआन बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि मेरी इतनी तारीफ मत करो। तो जिंगशी कहता है कि मैं तुम्हारी सही तारीफ कर रहा हूँ, तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो और एक्टिंग भी इतनी अच्छी करती हो, और तुम जो भी काम करती हो वो दिल से करती हो, तो मुझे पता है कि तुम कितना बेस्ट कर रही हो। फिर रुआन जिंगशी से कहने लगती है कि वैसे जब हम दोनों वापस से अपनी सोल एक्सचेंज कर लेंगे तो मैं चाहती हूँ कि तुम स्माइल करने की कोशिश करते रहा करना, क्योंकि तुम्हारे फेस के ऊपर स्माइल अच्छा लगता है, कोल्ड फेस नहीं। तो रुआन खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम अब तक के सबसे ज्यादा जेंटल पर्सन हो जिससे मैं मिली हूँ। फिर जिंगशी से कहता है कि अब तक सॉन्ग ने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना, अब मैं उससे तुम्हें और परेशान करने नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर वो जिंगशी का हाथ पकड़ रही होती है और तभी इतने में रुआन को कॉल आ जाती है, तो जिंगशी जल्दी से इसका हाथ छुड़ा लेता है। रुआन को जिंगशी के असिस्टेंट की कॉल आई होती है जो कि उसे बताता है कि आपकी बहन को वहाँ पर बार में कुछ लोग हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर रुआन तुरंत ही बार पहुंच जाती है और जिंगशी की सिस्टर को प्रोटेक्ट करती है। इसकी सिस्टर तो इसे चिल्लाने लगती है कि ब्रदर अब तक आप कहाँ थे। तो रुआन कहती है कि अब तो मैं आ गया हूँ ना, तो अब तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता, और मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ब्रदर बन रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी सिस्टर मुझे बताएगी कि उसे क्या तकलीफ है। फिर जिंगशी की सिस्टर तो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर यहाँ रुआन वापस आने के बाद जिंगशी को चिल्लाती है। फिर रुआन वापस आने के बाद जिंगशी को बता देती है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को सेफली घर पहुंचा दी, और वैसे तुम कैसे ब्रदर हो के काम में लगे हो, क्या तुम्हें अपनी सिस्टर की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो जिंगशी कहता है कि अभी वो सेफ है ना, तो मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। तो रुआनी से बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाती है कि आखिर वो ऐसा कैसा ब्रदर है, तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हो और तुम्हें अपनी फैमिली की कोई नहीं पड़ी है, और वैसे मैंने तुम्हें बोली थी ना कि मेरी बॉडी को अच्छी स्लीप की जरूरत है, इसलिए प्लीज जाकर सो जाओ। फिर जिंगशी जल्दी से रूम में आ जाता है और तभी यहाँ पर रुआन को जिंगशी के डॉक्टर का कॉल आता है, और फिर डॉक्टर से रुआन को पता लगता है कि जिंगशी को बीमारी है, इसलिए वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है और इतना कोल्ड है। डॉक्टर रुआन से कह रही होती है कि मिस्टर जिंगशी आखिर आप अपना चेकअप के लिए कब आएंगे। फिर कॉल रखने के बाद रुआन कहती है कि अब जाके मुझे समझ आया कि तुम इतने ज्यादा कोल्ड क्यों, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो, सारी प्रॉब्लम अकेले क्यों झेल रहे हो।
अगर हम दोनों की सोल एक्सचेंज भी हो जाती तो भी तुम मुझे इस बारे में नहीं बताते, और तुम कह रहे थे कि हम शादी कर लेते हैं ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तुम हर चीज अकेले सॉल्व करना चाहते हो और किसी को भी साथ नहीं लेते। ऐसा बोलकर रुआन गुस्से में अपने रूम में चली जाती है, और तभी यहाँ पर जिंगशी इसकी सारी बातें सुन चुका होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिंगशी अपने रूम से बाहर निकलता है तो वो यहाँ पर देखते हैं कि रुआन टेबल पर ही सो रही होती है। फिर रुआन जल्दी से उठकर जिंगशी को प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है कि मैंने रात भर जाग कर इसे कंप्लीट कर ली। तो जिंगशी इसकी तारीफ करता है कि तुमने प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट करी हो और तुम इतना ज्यादा टेंशन मत लो। और फिर जिंगशी रुआन का मूड ठीक करने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। तो रुआन कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। फिर जिंगशी यहाँ से शूट के लिए जाते हुए रुआन से कहता है कि तुम इतनी मेहनत कर रही हो मेरा रोल प्ले करने के लिए, तो मैं भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा तुम्हारा रोल प्ले करने के लिए। फिर जिंगशी के यहाँ से जाते ही रुआन सोच रखती है कि मैं चाहती हूँ कि काश हम दोनों वापस से अपनी सोल एक्सचेंज कर पाए। मैं अपनी बॉडी में जाकर अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। फिर इसके बाद रुआन जिंगशी के ऑफिस में होती है और वो इसी बारे में सोच कर ही काफी ज्यादा अपसेट होती है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और रुआन इसके साथ मिलकर जिंगशी की फोटोशूट देखने आ जाती है, और वो बहुत ही खुश होती है कि उसे कितना सारा काम मिल रहा है और वो अपनी फोटोज लेने लग जाती है। और यहाँ पर रुआन ने सभी के लिए स्नैक्स लेकर आई होती है। तभी जिंगशी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो रुआन कहती है कि ऑफ कोर्स मैं अपने आप को देखने आई हूँ, अपना फोटोशूट। फिर असिस्टेंट जल्दी से रुआन को यहाँ से लेकर चला जाता है, और तभी यहाँ पर रुआन के असिस्टेंट जिंगशी से कहने लगती है कि मिस रुआन, लगता है बॉस आपको लाइक करते हैं, तभी तो वो यहाँ पर आपको देखने के लिए आए थे। जिंगशी ये सुन के खुश हो रहा होता है और फिर वो रुआन को ढूंढते हुए टेरेस पर आ जाता है। तभी रुआन इसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ अपना काम कंप्लीट करो। तो जिंगशी से बताता है कि अरे ब्रेक टाइम है। फिर रुआन इसे बताने लगती है कि वैसे मैं ये काम खुद करना चाहती थी, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा अपसेट फील हो रहा है। तो जिंगशी कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, तो तुम चाहती होगी ना कि जल्दी से हम दोनों की सोल वापस से एक्सचेंज हो जाए। तो रुआन कहती है कि हाँ मैं यही चाहती हूँ, और इसीलिए मैंने कुछ ओल्ड मास्टर से बात करी हूँ जो कि यहाँ पर आकर शायद हमारी सोल एक्सचेंज करवा दे। तो हम सीक्रेटली उनसे मिलेंगे और शायद कुछ काम हो जाए। तो जिंगशी कहता है कि ठीक है, फिर मैं जाकर अपना काम करता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि कोई रिपोर्टर इन दोनों की फोटोज ले चुका होता है। फिर नेक्स्ट डे जब रुआन की नींद खुलती है तो जिंगशी का असिस्टेंट से बताता है कि बॉस आप फिर से हॉट सर्च में आ चुके हैं। तो रुआन चेक करती है कि उसका और जिंगशी का फोटो वायरल हो गया है। तो रुआन कहती है कि जरूर इन सब के पीछे उस सॉन्ग का हाथ होगा। फिर असिस्टेंट से बताने लगता है कि बॉस वैसे आपने मुझे जिस ओल्ड मास्टर से बात करने के लिए बोला था वो आज आने वाले होंगे, और वैसे मिस रुआन भी आपसे मिलना चाहती है, और अभी के लिए हम दोनों एक दूसरे से दूरी रहेंगे तभी हमारे लिए अच्छा होगा। तो रुआन इसे कहती है कि उसे यहाँ पर आने मत देना। तो मैं जल्दी से ड्रेस चेंज कर लेता हूँ और फिर तुम मुझे तुरंत ही कंपनी लेके चलो। फिर इसके बाद जैसे ही रुआन ऑफिस में पहुंचती है तो यहाँ पर देखती है कि जिंगशी पहले से उसका वेट कर रहा होता है। तो रुआन जल्दी से इसे समझाने लगती है कि तुम्हें पता है हमारी फोटो वायरल हो चुकी है और पब्लिक अभी हमारे बारे में ही सोच रही है, तो अगर हम लोग को फिर से किसी ने देख लिया तो हमारा और नाम खराब हो जाएगा, तो हमारा साथ रहना सही नहीं है। लोगों ने हमें कपल बुलाना शुरू कर दिया है। तो जिंगशी कहता है कि आज हमने डिसाइड किए थे ना कि हम मास्टर से मिलेंगे। तो रुआन कहती है कि आज तो बिल्कुल भी नहीं, तुम जल्दी से यहाँ से जाओ नहीं तो हमें कोई देख लेगा। तभी असिस्टेंट झाँक कर इन लोगों को देखने लगता है और वो रुआन से बताता है कि बॉस मास्टर यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो रुआन कहती है कि मैंने तो कहा था ना कि आज वो लोग को आने मत बोलो। तो असिस्टेंट बताता है कि मास्टर ने कहा कि अगर हम आज का दिन पोस्टपोन करेंगे तो ये आपके लिए अनलकी हो सकता है। फिर इसके बाद ये दोनों अलग अलग मास्टर से मिलते हैं और सारे फेक लोगों को देखकर जिंगशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि वो लोग क्या इन लोग की सोल एक्सचेंज करेंगे, उन लोग को तो कुछ पता ही नहीं। फिर सभी को भगाने के बाद जिंगशी रुआन से कहता है कि जाने दो, अगर हमारी सोल वापस से एक्सचेंज नहीं हो पा रही है तो हम ऐसे ही रह लेंगे। और तभी इतने में रुआन और जिंगशी दोनों को ही कॉल आ जाती है और फिर रुआनी से बताती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी सिस्टर ने इस मूवमेंट पे तुम्हारा साइड लिए और तुम और तुम्हारी सिस्टर को तुम्हारी फैमिली फोर्स कर रही है ना ब्लाइंडेड पर जाने के लिए, तो ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। फिर जिंगशी से पूछता है कि तुम्हारी सिस्टर का क्या करना है। तो रुआन कहती है कि तुम उसे राइटिंग की पनिशमेंट देना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रुआन यहाँ पर जिंगशी की सिस्टर की हेल्प करने गई होती है ब्लाइंड डेट रिजेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर सॉन्ग भी आया होता है। रुआन यहाँ पर आकर जिंगशी की सिस्टर योयो के ब्लाइंड डेट को कहने लगती है कि तुम मेरी सिस्टर के लिए सुइटेबल नहीं हो, और वो उसकी कंपनी की सारी फॉल्ट वगैरह बताने लगती है। और फिर वो ब्लाइंड डेट कैंसिल करते हुए यहाँ से अपनी सिस्टर योयो को लेके जाने लगती है, और ये सब देखकर बाई बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर यहाँ पे रुआन योयो को समझा रही होती है कि देखो अब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम में फंसो तो तुम अपने ब्रदर को बता सकती हो, और हाँ अगर तुम्हें अपना ब्लाइंड डेट ना पसंद आया करे तो तुम सामने से कह देना और सारी चीज मुझ पे डाल देना, क्योंकि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ तो मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा। फिर योयो तो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि ब्रदर मुझे एक और चीज पूछनी थी, मुझे जॉब करनी है, तो क्या आप मुझे परमिशन दोगे।
तो रुआन तो इसे तुरंत ही परमिशन दे देती है और फिर इसे कुछ खाने के लिए लेके जा रही होती है। तभी इतने में बाई इन दोनों को रोकती है और वो रुआन से कहती है कि मुझे तो तुम काफी ज्यादा पसंद आए, तो क्यों ना हम दोनों मैरिज के बारे में फिर से बात करें। तो रुआन कहती है कि नहीं, अभी मैं अपनी सिस्टर के साथ बिजी हूँ। ऐसा बोलकर वो योयो के साथ चली जाती है और फिर बाई भी यहाँ से चली जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि रुआन इस बारे में जिंगशी को बता देती है कि आज तुम्हारी सिस्टर मुझसे जॉब के बारे में पूछ रही थी, तो मैंने उसे परमिशन दे दी कि वो जॉब कर सकती है, तो तुम इस बात के लिए प्लीज गुस्सा मत होना। तो जिंगशी कहता है कि आखिर मैं गुस्सा क्यों होऊंगा। फिर रुआन कहती है कि क्या तुम अपने सिस्टर से मिलना चाहते हो। तो ये कहता है कि नहीं, तुम उसका अच्छे से ख्याल रख रही हो, तो मैं मिलके क्या करूंगा। फिर रुआन कहती है कि लेकिन मैं तो अपनी सिस्टर से मिलना चाहती हूँ। तो जिंगशी कहता है कि तुम घर जाकर उसे मिल लो। तो ये कहती है कि क्या मैं इस सिचुएशन में भी जा सकती हूँ, अगर वहाँ पर मेरी सिस्टर मुझसे पूछेगी कि मैं कौन हूँ तो मैं क्या बताऊंगी। तो जिंगशी कहता है कि वो हम तभी सोच लेंगे। तो रुआन तो बहुत ही खुश हो जाती है और इसे हक करके कहती है कि ठीक है, फिर हम कल चलते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रुआन जिंगशी के साथ अपने घर आ जाती है और यहाँ पर योयो रुआन को देखकर पूछने लगती है कि ब्रदर आप कौन हो, क्या आप मेरी सिस्टर की बॉयफ्रेंड हो। तो जिंगशी जल्दी से कहता है कि बच्चों को ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, तो चलो जल्दी से लंच करते हैं। फिर लंच के बाद रुआन अपनी सिस्टर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही होती है और उसे स्टडी वगैरह के बारे में पूछ रही होती है। और फिर रुआन और जिंगशी घर के बाहर बैठकर साथ में बात करते हैं और रुआन से कहती है कि तुमने मेरी सिस्टर को क्या क्या आदत लगवा दी हो। अब तो जब हम दोनों की सोल वापस से एक्सचेंज हो जाएगी और मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर के साथ रहने आऊंगी, तो वो तो पूरे इस घर को इंसेक्ट का घर बना चुकी होगी। तो जिंगशी कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने तो सोच रखा हूँ कि मैं तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारे लिए एक नया घर खरीदूंगा और उसमें तुम्हारी सिस्टर का खुद का रूम होगा। तो रुआन तो बहुत ही खुश हो जाती है कि क्या तुम सच में मेरे लिए घर खरीदने का सोच रहे हो। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिंगशी सेट पर होता है और तभी अचानक से उसका पेट काफी ज्यादा दुखने लगता है। तभी रुआन इसे देखने आई होती है और जिंगशी की हालत देखकर वो समझ जाती है और कहती है कि लगता है तुम्हें पीरियड्स आ गए। फिर रुआन स्टोर जाकर पैड्स खरीदने गई होती है और तभी बाई से देख लेती है और वो उसे तो ये काफी अच्छी लग रही होती है। ये सोचती है कि वो कितना ज्यादा केयरिंग है लड़कियों के मामले में। और फिर यहाँ रुआन वापस आने के बाद जिंगशी को टैबलेट वगैरह भी दे देती है। फिर जिंगशी से कहता है कि अब तुम्हें बाई से मिलने जाना चाहिए, उसने तुम्हें डिनर पे इनवाइट करी है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मेरी और उसकी कंपनी की बिजनेस डील खराब हो सकती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रुआन बाई के साथ डेट पर गई होती है और यहाँ पर रुआन के बिहेवियर को देखते हुए बाई कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे रिजेक्ट करने आए हो। तो रुआनी से कहती है कि हाँ, एक्चुअली मैं ना तुम बहुत ही अच्छे पर्सन को डिजर्व करती हो और मैं कोई इतना खास नहीं हूँ और वैसे मैं पहले से किसी और को लाइक करता हूँ। तो बाई कहती है कि काम करते हैं, कम से कम हम फ्रेंड तो बन ही सकते हैं। और फिर रुआन का फोन लेकर जल्दी से उसमें अपना नंबर शेयर कर देती है और कहती है कि मेरे साथ टच में रहना, नेक्स्ट टाइम हम दोनों मूवी देखने चलेंगे, तो तुम जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है। तो रुआन तुरंत ही इसे अपने काम का बोल के यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रुआन अपनी कंपनी, दूसरी तरफ जिंगशी कंपनी में होता है और यहाँ पर उसे पता लगता है कि रुआन के बहुत ही ज्यादा फैन हो चुके हैं और अब उसे उन लोगों को ऑटोग्राफ भी देना होगा। फिर घर आने के बाद जिंगशी रुआन से कह रहा होता है कि अब उसे बाई से ज्यादा मिलने की जरूरत नहीं है और वो रुआन को समझा देता है कि तुम बाई से कहना कि तुम्हारे पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है। तो रुआन कहती है कि मैंने उसे बोल दी कि मैं किसी को लाइक करती हूँ, तो क्या अब तुम बताओ कि तुम किसी को लाइक करते हो। तो जिंगशी तो सोचने लग जाता है। तो रुआनी से कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे लाइक करते हो। पर जिंगशी तो जल्दी से बहाना बना के टॉपिक को चेंज कर देता है और इसे कहता है कि ये लो जल्दी से अपना ऑटोग्राफ साइन कर दो। फिर रुआन खुश हो जाती है कि क्या मेरे इतने सारे फैंस बढ़ गए। और फिर ये कहती है कि मुझे लगता है कि शायद ये लोग तुम्हारे फैन होंगे। तो जिंगशी इसका हाथ पकड़ के साइन करता है और कहता है कि सेलिब्रिटी तुम हो। फिर रुआनी से थैंक यू कहने लगती है। तो जिंगशी कहता है कि इतनी जल्दी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली अभी तुम्हें मेरी और हेल्प करनी है। मैंने सॉन्ग के खिलाफ सारे एविडेंस निकाल लिया हूँ और तुम्हें फैमिली मीटिंग में जाकर मेरे ग्रैंडपा को ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि रुआन यहाँ पर जिंगशी की ग्रैंडपा के घर पहुंच जाती है और वो उन्हें सॉन्ग के खिलाफ वाले सारे एविडेंस दिखा देती है जिसमें लिखा था कि सॉन्ग ने प्रोजेक्ट में 100 मिलियन का लॉस करवाया है। ये जानने के बाद ग्रैंडपा सॉन्ग को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि अगर वो इस तरीके से काम करेगा तो कंपनी उसे कभी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ जिंगशी वहाँ सेट पर होता है और यहाँ पर रुआन का सीनियर उससे मिलने आया होता है और जिंगशी जहाँ पर भी जाता है तो सीनियर यहीं पर ही पहुंच जाता है। तो इसकी वजह से जिंगशी बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि यहाँ पर रुआन को बाई का कॉल आता है। तो जिंगशी जल्दी से इसका कॉल लेकर उसे कहता है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे मत पड़ो, मैं उसकी गर्लफ्रेंड बात कर रही हूँ। ऐसा बोलकर वो बाई को रिजेक्ट करवा देता है और रुआन से कहता है कि देखो ऐसे रिजेक्ट करते हैं और वैसे अब मैं तुम्हारे सीनियर का क्या करूँ, वो मेरे पीछे पड़ गया है। तो रुआन कहती है कि काम करो, तुम उसे ये बोल दो कि तुम अभी ये सब चीजों में इंटरेस्टेड हो ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिंगशी की सिस्टर रुआन के साथ उसके घर आ जाती है और ये यहाँ पर जिंगशी को देखकर उसे सिस्टर इन लॉ कहने लग जाती है
और बताती है कि वो उसकी कितनी ज्यादा बड़ी फैन है। और फिर ये रुआन को मोबाइल पकड़ा कर इसे अपनी और जिंगशी की फोटो लेने का कहती है। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि रुआन यहाँ पर अपना जिम में होती है, तभी योयो यहाँ पर भी इससे मिलने आ जाती है और इसे बताती है कि सिस्टर इन लॉ मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई थी, तो मैंने सोची कि मैं आपसे भी मिल लूं। तभी यहाँ पे रुआन का सीनियर चैन फिर से जिंगशी को परेशान करने आ जाता है। तभी योयो इसे दूर रहने का कहती है और बताती है कि ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। अब तभी यहाँ पर बॉक्सिंग करते हुए जिंगशी के फेस पर जब एक जोरदार पंच लगता है तो वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ रुआन जो कि ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी इसका अचानक से सर दुखने लगता है और तभी इसे योयो कॉल करके बताती है कि ब्रदर आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो, सिस्टर इन लॉ को चोट आ गई है और वो बेहोश हो गई है। ये सुनते के साथ ही रुआन तुरंत ही ऑफिस से निकल कर जाने लगती है और तभी इतने में सॉन्ग अपनी कार में बैठकर कहीं जाने वाला होता है कि तभी वो रुआन को अपनी कार के सामने बेहोश होते हुए देख लेता है। पर फिर यहाँ पर जिंगशी का एक्सीडेंट आ जाता है और वो यहाँ पर जिंगशी को पड़ा हुआ देखकर सॉन्ग से पूछने लगता है कि आखिर मेरे बॉस को क्या हो गया, वो यहाँ पर कैसे पड़े हुए हैं, कहीं तुमने उसे कार से हिट तो नहीं कर दिया। फिर असिस्टेंट जिंगशी को हॉस्पिटल ले आता है और साथ ही साथ सॉन्ग को भी, और उसे धमकी देता है कि अगर मेरे बॉस को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर यहाँ पर जिंगशी को होश आ जाता है और वो देखता है कि उसकी सोल एक्सचेंज हो गई है और वो वापस से अपनी बॉडी में आ चुका है। अब यहाँ पर जिंगशी को होश में आता हुआ देखकर सॉन्ग कहता है कि अपने असिस्टेंट को बता दो कि मैंने तुम्हें कार से नहीं हिट किया था। फिर जिंगशी अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि मुझे रुआन से मिलने जाना है, बताओ वो हॉस्पिटल के कौन से रूम नंबर में है। अब जिंगशी को तो कुछ पता ही नहीं होता कि सॉन्ग ने इस बार इसे सच में कुछ किया था कि नहीं। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि क्या पता इसने सच में मुझे मारा ही होगा। फिर सॉन्ग तो फंस जाता है और कहता है कि तुम झूठ क्यों कह रहे हो, और वो असिस्टेंट से कहता है कि तुम जाओ और सीसीटीवी फुटेज चेक करो। तो असिस्टेंट इसे चिल्लाता है कि तुम्हें पहले से पता था कि वहाँ पर सीसीटीवी है ही नहीं। फिर इसके बाद यहाँ जिंगशी जल्दी से रुआन से मिलने जाता है और दोनों ही एक दूसरे को सॉरी कहने लग जाते हैं कि दोनों ही एक दूसरे की बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो रुआन कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी कम से कम इस चीज की वजह से हमारी सोल एक्सचेंज हो पाई और अब मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि मैं वापस से अब अपनी एक्टिंग कर पाऊंगी। तो जिंगशी कहता है कि तुम्हारा क्या किया जाए कि तुम ऐसे वक्त में भी एक्टिंग के बारे में सोच रही हो। अब तभी यहाँ पे डॉक्टर की आने की आवाज आती है तो जिंगशी जल्दी से छुप जाता है। फिर डॉक्टर के जाने के बाद वो बाहर निकलता है तो रुआन से कहती है कि तुम चुप क्यों रहे थे। तो जिंगशी कहता है कि तुम इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने के बाद भी मुझे छुपना पड़ रहा है। तो रुआन कहती है कि आखिर कब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन गए। फिर ये दोनों इस बारे में सोचने लगते हैं कि आखिर इन लोगों की सोल वापस से एक्सचेंज हुई कैसे। तो जिंगशी कहता है कि शायद ऐसा तो नहीं कि हम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो चुके हैं इसलिए हमारी सोल वापस से एक्सचेंज हो गई। ऐसा बोलकर वो रुआन के क्लोज जा रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पे रुआन की सिस्टर आ जाती है तो जिंगशी यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रुआन अभी भी हॉस्पिटल में होती है और वो अपनी सिस्टर के साथ गेम खेल रही होती है। तभी यहाँ पर उसकी सिस्टर नोटिस करती है कि उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ गए। तभी यहाँ पर जिंगशी की सिस्टर आ जाती है और वो रुआन से कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ आपको पता है मेरे ब्रदर वापस से चेंज हो गए। अभी थोड़े दिन पहले तो वो बहुत ही अच्छे हो गए थे और मुझे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, पर अब वो वापस से रूड हो चुके हैं। दूसरी तरफ जिंगशी अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी यहाँ बाई से फिर से मिलने आ जाती है और वो भी इसके बिहेवियर को नोटिस करके कहने लगती है कि तुम तो इतने जेंटलमैन थे तो आखिर वापस से इतने रूड कैसे बन गए। जिंगशी इसे समझाता है कि देखो अभी मैं काम कर रहा हूँ और इसे बाहर जाने का कहता है। फिर रात में हम देखते हैं कि रुआन अभी भी हॉस्पिटल में होती है और सोचती है कि मुझे कितना ज्यादा बोर हो रहा है। तब यहाँ पर जिंगशी आ जाता है उसे सरप्राइज देने, वो उसके लिए बहुत ही अच्छा खाना लेकर आया होता है। तो रुआन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खाना खाते हुए इसे बताती है कि वैसे असिस्टेंट ने मुझे बताई थी कि हम दोनों के लिए एक लव रियलिटी शो का ऑफर आया है। फिर इस बारे में जिंगशी सोचने लगता है और इसे कहता है कि वैसे तुम इतना ज्यादा मत खाओ, और वो बचा हुआ खाना लेकर चला जाता है तो रुआन गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ जिंगशी घर आने के बाद अपनी सिस्टर योयो से इस बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें पता है रोमांस क्या होता है। तो योयो पूछती है कि ब्रदर आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। तो ये बताता है कि एक्चुअली में रुआन एक लव शो के लिए जाने वाली है, तो तुम्हें क्या लगता है कि रुआन के लिए सही पार्टनर कौन होगा। तो सिस्टर कहती है कि ऑफ कोर्स आप, और कौन। फिर योयो इसे समझाने लगती है कि ब्रदर आपको इस रियलिटी शो के लिए जाने होगा। तभी असिस्टेंट यहाँ पर आकर कहता है कि अगर बॉस एक्टिंग करने चले जाएंगे तो कंपनी में काम कौन करेगा और पैसे कैसे आएंगे। तो योयो कहती है कि पैसे चले जाए चलेगा, लेकिन अगर वाइफ चलेगी तो वापस नहीं आएगी। तभी जिंगशी इन दोनों को झगड़ा करते हुए रोकता है और कहता है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना मैं शो में पार्टिसिपेट करने के बजाय इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दूं और इस प्रोजेक्ट का बॉस मैं खुद बन जाऊं। तो योयो को और असिस्टेंट को दोनों को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लव शो की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर बाई और चैन दोनों ही पहुंच जाते हैं। तो रुआन इस बारे में जिंगशी को कॉल करके बता देती है कि आखिर वो दोनों भी इस शो में कैसे आ गए। तभी यहाँ पर शूटिंग के लिए इन लोगों को कोई दूसरी जगह पर जाना होता है और ये सभी वॉक करके जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर बाई का पेट दुखने लगता है तो रुआन इसकी हेल्प करती है बैग पकड़ने में, और फिर इस तरीके से बाई को रुआन काफी ज्यादा पसंद आ जाती है और ये दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं।
अब तभी यहाँ पे रुआन से मिलने के लिए योयो आ जाती है और ये कहती है कि मैं यहाँ पर अपने ब्रदर के लिए आई हूँ, वो आपको मिस कर रहे थे इसलिए यहाँ पर आपसे मिलने आए, तो जल्दी से आप वहाँ पर जाओ, मेरे ब्रदर आपका वेट कर रहे हैं। फिर रुआन जिनशिंग से मिलने पहुंचती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो ये बताता है कि ये घर मेरा है और तुम्हारा भी। तो रुआन को पता लगता है और वो कहती है कि यानी इस प्रोजेक्ट के बॉस तुम हो, क्या तुमने ये सब मेरे लिए करे हो? तो जिनशिंग कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ हो। ये सुनकर रुआन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही जिनशिंग को किस कर लेती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की वापस से सोल एक्सचेंज जाती है और फिर ये दोनों इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर ऐसा वापस से कैसे हो गया। तभी इतने में बाई और चैन इन दोनों की बातें सुन लेते हैं और फिर जिनशिंग और रुआन को इन लोग की सारी चीजें बतानी पड़ती है कि कैसे इन दोनों की सोल एक्सचेंज हो गई थी और दोनों एक दूसरे की बॉडी में जाकर एक दूसरे का रोल प्ले कर रहे थे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रुआन और जिनशिंग वापस से एक दूसरे का रोल प्ले करने में लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे जिनशिंग को भी इस बारे में सारा एविडेंस मिल जाता है कि एक्चुअली में उसके मॉम डैड को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग की मॉम है, यानी कि उसकी आंटी। और इस बारे में जिनशिंग रुआन को सब कुछ बता देता है और ये भी कि सॉन्ग इतना ज्यादा बुरा नहीं है बल्कि उसकी मॉम बुरी है और वही उसे हैंडल करती है। अब तभी ये दोनों जैसी कंपनी से बाहर निकलते हैं तभी यहाँ पर रुआन के सारे फैंस जिनशिंग को घेर लेते हैं उसे ऑटोग्राफ लेने के लिए और रुआन साइड में खड़े होकर ये सब देख रही होती है और तभी एक कार उसका एक्सीडेंट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि जिनशिंग तुरंत ही अपने ग्रैंडपा के घर पहुंचता है और वो उन्हें अपने सोल एक्सचेंज के बारे में बता देता है कि वो जिनशिंग ही है और वो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि मुझे सब पता चल चुका है कि मेरी आंटी ने ही मेरे मॉम डैड को मारी थी और ग्रैंडपा आपको ये सब कुछ पता है। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर उसे माफी मांगते हैं और अपनी बेटी को चिल्लाते हैं तो उनकी बेटी यानी कि सॉन्ग की मॉम कहने लगती है कि आपकी कंपनी मेरी होनी चाहिए थी, तो मैं उसे किसी और को नहीं देना चाहती थी इसलिए मैंने ऐसा की। फिर जिनशिंग के ग्रैंडपा सारा एविडेंस उसे दे देते हैं और कहते हैं कि अब तुम अपनी आंटी के साथ जो करना चाहे वो कर सकते हो। फिर यहाँ पर जिनशिंग अपनी आंटी को समझाता है कि आप खुद ही पुलिस को अरेस्ट करवा दो, मेरे डैड तो आपको कितनी अच्छी सिस्टर समझते थे पर आपने उनको मार दी तो इसकी सजा आपको मिलेगी। तभी यहाँ पर जिनशिंग आ जाता है और अब वापस इन लोग की सोल एक्सचेंज हो जाती है और फिर फाइनली हम लोग देखते हैं कि रुआन और जिनशिंग की वेडिंग हो जाती है और ये दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है और यहाँ पर रुआन भी प्रेग्नेंट होती है और उसका डिलीवरी का टाइम आने वाला होता है और वो जिनशिंग से कहती है कि मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ और कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सारा काम खुद कर लूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी इतने में रुआन का पेट दुखने लगता है तो वो कहती है कि शायद डिलीवरी का टाइम आ गया है। फिर जिनशिंग जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने लग जाता है और तभी इतने एंड मोमेंट पे इन दोनों की सोल वापस से एक्सचेंज हो जाती है और रुआन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि अब उसे बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं। पर बेचारे जिनशिंग की तो हालत ही खराब होने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है और फिर रुआन से कहता है कि मुझे उठा के लेके चलो, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। और फिर इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।